तो स्वागत है फिर से एक बार वाई अकेडमी लाइव में आप सभी का। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसके पार्ट 1 में हम लोग 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने टाइप के मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो टाइप लगभग ऐसा ही रहेगा उसका, बस फर्क ये रहेगा कि कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और मे बी शायद कोई रिएक्शन चेंज हो जाए, लेकिन जो करने का तरीका होगा वो यही होगा। और ऐसे क्वेश्चन ये हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो छोटे मोटे क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, वो तो इजी होते हैं। मुश्किल ये होता है जब थोड़े इस तरह के स्टोकियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम आ जाए तो लोगों को समझ नहीं आता कि उसको कहाँ से करें, ठीक है ना। और मेन बात यह है कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की बुक्स में वैसा दिया भी नहीं हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जनरली 11th में ही होते हैं, जो मैंने बताया था कि जो पहला चैप्टर है वहां से, या फिर आईसीएसई बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर जो मूल कॉन्सेप्ट है वहां से होते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फटाक से इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400 ml ऑफ एसिटिलीन, ठीक है। आल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन दी हुई है। देखो, मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में या तो रिएक्शन पहले से ही गिवन होती है या रिएक्शन आपको लिखनी पड़ सकती है। अब यहां पर इसने बोला है कि एसिटिलीन, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। और रिएक्शन यहां पर तो फिलहाल दे रखी है, तो बर्न करोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगी, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये वाली कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो रिएक्शन बैलेंस्ड है तो वो लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 5 है, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी 4 है यहाँ पर, और यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस बिना रिएक्शन बैलेंस के नहीं किए जा सकते। इस ऐसे क्वेश्चन में रिएक्शन जरूर बैलेंस होनी चाहिए। और जो गिवन है उसने क्या दिया है, यहां पे लिख देते हैं। गिवन है 400 ml ऑफ एसिटिलीन, ठीक है ना। जो एसिटिलीन है वो 400 ml है, इतना ही दे रखा है। और पूछा क्या है कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा है, और दूसरा पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO2। ये 2 चीजें पूछी हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर मान लो बाई चांस, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है कि वो रिएक्शन ना दे, तो रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। C2H2 एसिटिलीन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, तो पहले रिएक्शन आप लिख लेना। आपको पता है कोई भी हाइड्रोकार्बन चलाया जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाएगा, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि रिएक्शन बैलेंस नहीं दी, तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है, रिएक्शन आराम से बैलेंस भी हो सकती है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जनरली वो रिएक्शन देते भी हैं और रिएक्शन बैलेंस करके ही दे देते हैं, तो यहां पर सब कुछ बैलेंस करके दे रखा है, ठीक। अब पूछा है कि 400 जो एसिटिलीन है वो 400 ml यूज हुआ है, तो उसके साथ में कितना ऑक्सीजन की जरूरत है और आगे कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, ये क्वेश्चन जो है वो गे-लुसाक लॉ से है। गे-लुसाक लॉ। इसमें क्या है कि ये जो स्टोकियोमेट्री प्रॉब्लम है, इसमें देखो, इसमें क्या होता है, ये जो कोएफिशिएंट होते हैं यहाँ पर, ये जो 2 लिखा है, ये जो 5 लिखा है, ये जो 4 लिखा है, ये जो 2 लिखा है, ये जो कोएफिशिएंट है, इसी से अब देखो इसको क्या मान सकते हो, या तो अगर इसको मोल के फॉर्म में बोलोगे तो ये समझ लो कि 2 मोल एसिटिलीन को जलाया जाएगा तो 5 मोल ऑक्सीजन के साथ में वो बर्न करेगा और बनेगा 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में 4 मोल बनेगी और 2 मोल इसमें बनेगा वाटर। या तो ऐसे बोल लो, आ रही बात समझ में। दूसरा, इसको अगर मैं वॉल्यूम के टर्म में ले लूं तो वॉल्यूम के टर्म में कैसा बोला जाएगा इसको कि 2 वॉल्यूम, अगर एसिटिलीन के 2 वॉल्यूम लिए जाएं तो उसके साथ में 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी। समझना ध्यान से, यहीं पर ट्रिक है इसकी। 2 वॉल्यूम के साथ में 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी और बनाएगी 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वॉल्यूम H2O। अब देखो ध्यान से, इन सब में पूरे में दिया क्या हुआ है, पहले ये समझो। दिया क्या है? दिया है एसिटिलीन। एसिटिलीन कितना दिया हुआ है? 400 ml। इसका पता है कि ये 400 ml यूज हुआ है। देखो, एक तो रिएक्शन है जो हमको एक बस ये बताती है कि रिएक्शन केवल स्टोकियोमेट्री बता रही है हमको कि अगर ये 2 वॉल्यूम लिया है तो ये 5 वॉल्यूम, अगर ये 4 वॉल्यूम लिया है तो ये 10 वॉल्यूम, अगर मान लो ये 20 वॉल्यूम लिया है तो ये 50 वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे पूरी रिएक्शन में तो पूरे में होगा। अगर मान लो मैं इसको 4 कर दूं कि 2 वॉल्यूम की जगह अगर मैं इसको 4 वॉल्यूम कर दूं तो मुझे इसको 10 करना पड़ेगा दुगना, और इसको 8 करना पड़ेगा और उसको भी 4 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है?
तो वही स्टोकियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम है ये, और गेल-लुसाक लॉ से ही पूछा गया है क्वेश्चन, और 400 ml एसिटिलीन यहां पर पता है। अब आगे का काम समझ जाओ, आगे इजी है, इसमें कुछ करना रह नहीं गया। अब ये दे रखा है एक्चुअल में, जो ये है 400 वॉल्यूम, 400 ml, आगे बात समझे, 400 ml, और यहां पर कितना दिया है 2 वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम से यहां पर हम 1 वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 वॉल्यूम का कितना मतलब है, दिया है 400 ml, और यहां पे दिया कितना है 2 वॉल्यूम, यानी कि रिएक्शन में जो 2 वॉल्यूम दिखा रहा है वो रियल में है 400 ml। तो 1 वॉल्यूम का मतलब क्या है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, लगभग 200। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। तो आगे 200 ml, 1 वॉल्यूम का मतलब हो गया 200 ml। अब बताओ इस रिएक्शन में ऑक्सीजन कितनी यूज हुई है, 5 वॉल्यूम, तो ऑक्सीजन कितनी रिलीज हो जाएगी इस रिएक्शन में, हुई है 5 वॉल्यूम, यानी कि 5 इंटू, और एक वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 200, यानी कि 5 इंटू 200 ml, कितना आ जाएगा 1000 ml। आई बात समझे। तो इस रिएक्शन में हमने क्या किया, देखो समझो, पूरी जो रिएक्शन दे रखी होती है उससे हमको स्टोकियोमेट्री, जो यहाँ पर इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं ये हमको मिल जाते हैं, ठीक। और इन सारे कोएफिशिएंट में से कोई एक कोएफिशिएंट वो दे रखा है उसने, तो क्या दिया था एसिटिलीन, एसिटिलीन कितने दिया 200 ml, रिएक्शन में ये 2 वॉल्यूम यूज हुआ है, ठीक है ना, और 2 वॉल्यूम यानी कि 400 ml, तो 1 वॉल्यूम यानी कि 200 ml। अब ये 1 वॉल्यूम का मतलब 200 ml है, तो इसके अब ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 200। अब CO2 पूछा गया है, इसी तरह से CO2 कितना आ जाएगा, CO2 कितना दिया है 4 वॉल्यूम, यानी कि 4 इंटू एक वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आई 200 ml, तो कितना हो जाएगा 800 ml। तो वो भी निकाल सकते हो इसी तरह से, लगभग 400 ml आएगा, और ये तो निकाल ही दिया। तो कुल मिला के देखो इस रिएक्शन में एंड में क्या समझ में आई बात, कि 400 ml एसिटिलीन को जलाने के लिए, 400 ml एसिटिलीन को जलाने के लिए 1000 ml ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और फलस्वरूप 800 ml इसके अंदर CO2 बनेगी, और 400 ml ही इसके अंदर वाटर बनेगा। आगे बात समझे, और दोनों का मास सेम होना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो कुल मिला के बस यही था इस रिएक्शन में कि रिएक्शन दे रखी थी और वहां पे स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट वगैरह सब, यानी कि रिएक्शन बैलेंस्ड है ऑलरेडी, और चारों में से किसी, अब वॉल्यूम के सेंस में अगर आप निकालोगे, देखो जो गेल-लुसाक लॉ है वो सिर्फ गैसियस चीजों के लिए ही बना है, ठीक है ना, गेल-लुसाक लॉ सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए ही बना हुआ है, सॉलिड या लिक्विड में ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो बस यहां पर दे रखा था, तो इसी तरह से इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें थोड़ा मान लो कुछ क्वेश्चन अगर बदल दिया जाए तो वो क्या कर सकता है, हो सकता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड दे दे, कि कार्बन डाइऑक्साइड बता दे कि मतलब मान लो यहाँ पे सपोज करो कि उसने दे दिया होता कि कार्बन डाइऑक्साइड 400 ml रिलीज हुआ है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 400 रिलीज हुआ होता तो आप क्या करते, भाई 400 ml कार्बन डाइऑक्साइड है और 1 वॉल्यूम यहाँ पर कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता 100। वॉल्यूम के एक वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कितनी आती 100, तो बाद में आपको यहाँ पर सबसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते अगर ऐसा होता तो। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो ऐसे ही था, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। और अगर कोई हिंट नहीं लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि बिल्कुल नहीं पता है, तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आप आसपास हैं, कर सकते हैं, तो सबसे पहले खुद ट्राई करो। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयंस इन 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। गिवन क्या है 14.2 ग्राम सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए तुमको। आ रही बात समझ। फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयन इन 14.2 ग्राम। तो एक तो पूछा गया है सोडियम आयन। अब देखो यहां पर Na2SO4 को अगर ब्रेक किया जाए तो इसके अंदर क्या बनेगा, 2 सोडियम के आयन होने चाहिए इसके अंदर और सल्फेट का 1 आयन होना चाहिए एक मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है इसलिए यहाँ पे 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम यानी कि 2+ हो जाएगा।
और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो सल्फेट यहाँ पर सिर्फ एक है। तो पूछा गया है कि कितने फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयन, सोडियम आयन पूछे गए हैं और सल्फेट आयन पूछे गए हैं, ये दो चीजें पूछी गई हैं। और गिवन क्या है 14.2 ग्राम सोडियम सल्फेट यहाँ पे दिया हुआ है। क्या अप्रोच रहेगी, कैसे क्या करना है, तो देखो सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान समझो। अगर एक मॉलिक्यूल है इसका, अगर मान लो एक मॉलिक्यूल हो, तो एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम आयन कितने हैं, 2, और सल्फेट आयन कितना है, 1। की बात समझ में आ गई। अगर एक मॉलिक्यूल होता, एक मॉलिक्यूल मान लो जब कुछ नहीं लिखा है तो एक ही लिखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल होता तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 सोडियम आयन है और 1 सल्फेट आयन है। अगर मान लो 2 होते तो 2 में क्या होता, ये 4 हो जाता, ये 2 हो जाता। अगर मान लो 3 होते फिर ये कितना हो जाता, ये 6 हो जाता। ये बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले तो यही अप्रोच होनी चाहिए ताकि तुम्हें आइडिया लग सके कि करना क्या है। तो अब हमारा बस मेन काम क्या है कि अगर हम किसी तरह से ये पता कर लें कि नंबर ऑफ Na2SO4 मॉलिक्यूल, अगर नंबर ऑफ सोडियम सल्फेट के टोटल मॉलिक्यूल अगर हम पता कर लें, तो बाद में हमें क्या करना है कि सोडियम आयन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 सोडियम आयन और 1 सल्फेट आयन। तो सोडियम आयन के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सल्फेट के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना करना है। लेकिन हमको पता क्या नहीं है सोडियम सल्फेट के मॉलिक्यूल टोटल कितने हैं, लेकिन इसको पता लगाने के लिए हमको यहाँ पर एक हिंट दी गई है 14.2 ग्राम सोडियम सल्फेट। आ रही बात समझे। तो मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही है। सबसे पहले हमको क्या पता लगाना है कि सबसे पहले हमको मोल्स पता लगाना है, मोल्स ऑफ Na2SO4 कि सोडियम सल्फेट के टोटल मोल हैं कितने। अब मोल निकालने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब यहां पर दिया है मास, तो मास से हमको मोल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 14.2 और सोडियम सल्फेट का मोलर मास कितना होता है अलग से निकाल लो। तो सोडियम सल्फेट का मोलर मास आएगा, सोडियम 23 × 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 16 × ऑक्सीजन का 4, तो ये आ जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64। सबको जोड़ जाड़ दो तो लगभग 6 2 8 4 12 के 2 1 6 3 9 4 13 14 कितना आ गया 142। और एक बात और समझो, जनरली ऐसे क्वेश्चन में जैसे ये 14.2 था ना, तो ये भी 142, यानी कि नंबर्स कुछ इस तरह से होते हैं जिससे काटने पीटने में आसान रहे। तो सोडियम सल्फेट का मोलर मास कितना है 142। ठीक, काटो पीटोगे तो क्या बचेगा, आएगा 0.1 मोल। क्यों निकाला, देखो सिंपल सी बात है, हमको सोडियम और सल्फेट के आयन निकालने हैं और हमको ये पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 सोडियम आयन होता है और 1 सल्फेट आयन होता है। ठीक, हमें अगर ये पता चल जाए कि कितने टोटल मॉलिक्यूल हैं तो हम आराम से निकाल लेंगे। कितने टोटल मॉलिक्यूल निकालने के लिए उसने हमको हेल्प क्या की है, उसने हमको मास दिया है सोडियम सल्फेट का। इससे हम पहले निकालेंगे मोल। हमने मोल निकाल लिए तो 0.1 मोल हमारा क्या आ गया सोडियम सल्फेट। ठीक, यहां तक ठीक है। इसको मैं थोड़ा मिटा के आगे करता हूं। तो 0.1 मोल आ गया हमारे पास सोडियम सल्फेट। अब अगर हमको किसी चीज के मोल दिए हों, उससे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हों। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के एक में कितने पार्टिकल होते हैं 6.02 × 10⁻23। सही है, किसी भी चीज के एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। यहां पर कितना मोल आया है, यहां पर मोल है 0.1, तो 0.1 मोल में इतने होते हैं। 2 मोल में इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मोल में इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.1 मोल में कितना आएगा 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो 6.02 × 10⁻23। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 0.1 को मैं अगर यहां से पॉइंट हटा के इसको 1 करना चाहूं तो मैं एक पावर को कम कर दे रहा हूं, 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट के टोटल कितने मॉलिक्यूल आ गए 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट के मिल गए। कैसे मिले, हमको मास दिया हुआ था, हमने इससे मोल निकाला। मोल मिलने के बाद सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी मोल है, तो 0.1 मोल था, सीधे मल्टीप्लाई करके सोडियम सल्फेट के हमें टोटल मॉलिक्यूल मिल गए। ठीक है ना। पूछा क्या है, अब पूछा हमसे जो पूछा है, पहला पूछा सोडियम आयन। सो Na+ आयंस कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में 2 आयन होते हैं। अब टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने। एक मॉलिक्यूल में 2 आयन, 2 मॉलिक्यूल में 4 आयन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने आयन, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है, यानी कि 6.02 × 10⁻23 × 2 Na
प्लस, तो इतने तो सोडियम प्लस आएंगे, बाकी मल्टीप्लाई कर करा के निकाल लेना आंसर इसका, जो भी आएगा वो अपने हिसाब से कर देना, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या पूछा है, सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन SO4 - 2 आयंस कितने आएंगे, एक मॉलिक्यूल में एक आयन, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने आयन होंगे, तो यानी कि 1 × 6.02 × 10 की पावर 22 SO4 आयंस। तो आगे बात समझे, तो कुछ क्वेश्चन में बस यही पूछा गया था, ये दोनों हमको, अब तो पूरा प्रोसेस क्या था, हमको मास दे रखा था सोडियम सल्फेट का। सबसे पहला हमें यह पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आयन, आपको पता है सोडियम सल्फेट को जब तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, तो उसके अंदर 2 सोडियम आयन निकलेंगे फॉर्मूले में, ठीक है ना, 2 सोडियम आयन निकलेंगे और एक सल्फेट का आयन निकलेगा, ठीक। हमको ये पता चल जाए कि टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, तो हम आगे का काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, 14.2 ग्राम हमको दिया हुआ था, हमने पहले मोल निकाले। मोल निकालने के बाद हमने उसमें अवोगाद्रो नंबर 6.02 × 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता लग गए, ठीक। और हमको ये पता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम आयन होता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल सोडियम आयन आ गए। और हमको ये भी पता है कि एक मॉलिक्यूल में सल्फेट आयन का एक आयन होता है, तो बस उससे मल्टीप्लाई कर दिया और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। एसटीपी और एनटीपी आप लोग समझते हो, मोल कॉन्सेप्ट में जब वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप जानते होगे। देखो मेन चीज क्या है, किसी भी चीज का 1 मोल, अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का जो 1 मोल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी गैस है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है और ओजोन भी हो सकती है, किसी भी कोई भी गैस, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी गैस का 1 मोल लिया गया तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है ना। गैस बदल दो, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि हाइड्रोजन का एक मोल, उतना ही। हाँ, मास अलग अलग होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन का मास अलग है, 1 मोल हाइड्रोजन का मास अलग है, 1 मोल क्लोरीन का मास अलग है, इनके मास अलग हैं, लेकिन अगर इनका एक बराबर मोल लिए गए तो उनका वॉल्यूम ऑक्यूपेशन सेम रहेगा, वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो ऑक्सीजन 1 मोल लोगे तो वो भी उतना ही 22.4 लीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे सब में, बात समझ आ रही नहीं आ रही, सब में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। इसका 1 मोल लोगे तो इसमें भी 6.02 × 10 की पावर 6.02 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे, इसमें भी इतने होंगे। तो किसी भी चीज में 1 मोल लिया गया तो कभी भी किसी चीज का 1 मोल यानी कि अवोगाद्रो नंबर 6.02 × 10 की पावर 23 पार्टिकल ही होंगे, उसके अंदर उतने ही मॉलिक्यूल होंगे और उनका वॉल्यूम जो होगा वो भी सेम होगा। किसी भी चीज का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली बात। अब क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछ रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम नाइट्रोजन। गिवन क्या है, दिया क्या है, गिवन है 2.8 ग्राम N2 और पूछा है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इसका वॉल्यूम कितना है। आगे बस अब देखो क्या है, इससे क्या समझा जा सकता है हमको, समझना। अगर किसी भी गैस का 1 मोल है तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर मान लो 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 22.4 लीटर जो भी आएगा। अगर 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ नहीं आ रही है, हमें क्या चाहिए असल में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज पता करनी है कि मोल कितना है। यहां दिया है ग्राम में, 2.8 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है, अगर हम इससे मोल निकाल लें तो बाकी हमको क्या करना है, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो दिया क्या है यहाँ पे,
मास। अब देखो ऐसा तो बेवकूफ भरा क्वेश्चन नहीं आ सकता कि वो आपको सीधा मोल ही दे दे कि 2.8 लीटर, बाकी तो फिर तो सब समझ जाएंगे कि बस 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में 99% केस में यही होता है कि कभी भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मोल ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। 9th में भी ये हुआ है, 10th में हुआ और 11th में भी जब आप इसको पढ़ोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में मोल ही मेन होगा। जब मोल आ गया तो आगे सब हो जाएगा। फिर क्या है इसमें बचा हुआ, अब हमको क्या निकालना है, मोल्स, मोल्स ऑफ N2। मोल को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। कैसे मोल निकालना है, दिया क्या है, दिया है नंबर ऑफ मास दिया है। तो ऐसे में फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन मास m अपॉन मोलर मास कैपिटल M। गिवन मास कितना है हमारा 2.8 ग्राम। मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है, तो देखो नाइट्रोजन क्या है N2, यानी कि नाइट्रोजन का मास कितना है 14 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा 28। मैंने कहा ना ऐसे में वो कोई ना कोई वैल्यू ऐसा जरूर देगा जो आराम से कट पिट जाए। तो क्या आ जाएगा 28, तो कितनी बार जाएगा, तो ये भी ग्राम, ग्राम से ग्राम, तो आ जाएगा 0.1 मोल। तो यानी कि 0.1 मोल नाइट्रोजन में पूछ क्या रहा है कितना वॉल्यूम, तो 1 मोल ऑफ गैस तो 0.1 मोल ऑफ N2 कितना ऑक्यूपाई करेगा 0.1 इंटू 22.4 लीटर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 से 2.24 लीटर, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर ही लोगे, तो 2.24 लीटर। तो इस क्वेश्चन में हो सकता है नाइट्रोजन के अलावा कोई दूसरी गैस दे दे, कुछ भी दे दे, बस फर्क क्या रहेगा, आपको क्या करना है, पहले मोल निकालने हैं। मोल निकालने के बाद आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक मोल किसी भी गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। मोल निकल गया एक बार, आगे का काम बहुत आसान है, मोल निकाल लिया, उसके बाद 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व। अब इस क्वेश्चन में वो अलग अलग गैसेस दे सकता है, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड दे दे, कुछ भी दे दे। आपको ध्यान ये रखना है कि गिवन मास को ऊपर रखना है और अपॉन में मोलर मास रखना है उस गैस का जो दिया है उसका। हर बार 28 नहीं लिखना है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन दिया तो नाइट्रोजन का मोलर मास 28 होता है, इसलिए 28 रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड देगा तो उसका 44 है, ऑक्सीजन देगा तो उसका 32 है। तो इस तरह से किया जा सकता है इसको भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन सोडियम कार्बोनेट। दिया है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक। वेरियस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है हमको, निकालना है इसमें परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट। इस कंपाउंड के अंदर किसकी कितनी परसेंटेज है, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है हमारे, इसके अंदर है सोडियम, इसके अंदर है कार्बन और इसके अंदर है ऑक्सीजन। हम इन तीनों की हमको परसेंटेज निकालनी है कि सोडियम कार्बोनेट जो बनता है मॉलिक्यूल, उसके अंदर कितना परसेंट सोडियम है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है और कितना परसेंट कार्बन है, और बाकी क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मास 16, सोडियम का मास 23 और कार्बन का मास 12, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में जनरली मास वगैरह दे देते हैं, लेकिन 20 तक के मास तो आपको याद होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और देखो एक तो ऐसे दे दिया, दूसरा इसी क्वेश्चन को और कैसे कैसे दे सकते हैं। अब यहां पर तो क्या है कि सोडियम कार्बोनेट दिया और तीनों एलिमेंट के बारे में पूछा है, तीनों की परसेंटेज बतानी है। यही क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि मान लो दे दिया यूरिया, ठीक है ना, यूरिया में पूछा गया कि नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है, तो भी निकाल सकते हो। अगर मान लो दे दिया गया एथेनॉल, एथेनॉल में किसी एलिमेंट ऑक्सीजन कार्बन किसी की भी, तो कोई भी कंपाउंड देके उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज पूछी जा सकती है कि इसमें ये परसेंटेज कितना है इसका। तो आप लोगों ने परसेंटेज तो पढ़ा ही होगा, आपको पता ही है किसी भी चीज से परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है। तो फॉर्मूला इसका क्या है हमारा, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट। अगर किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है
तो हमेशा याद रखना उस कंपाउंड में मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस जिस एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का मास कितना है, ठीक। नीचे मास ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का मास कितना है। जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट में हम सोडियम का निकाल रहे हैं तो हमें ऊपर सोडियम का मास रखना है और नीचे रखना है पूरे सोडियम कार्बोनेट, उस पूरे मॉलिक्यूल का मास रखना है और इनटू 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मैथ में भी पढ़ा ही है। अब आगे क्या है इसमें, अब मान लो हमको जैसे पहला पूछा है किसका, सोडियम, सबसे पहले सोडियम का निकाल लेते हैं परसेंटेज, सोडियम परसेंटेज कितनी आएगी। सबसे पहले मास ऑफ दैट एलिमेंट, तो इस पूरे कंपाउंड में सोडियम का परसेंटेज कितना है, देखो सोडियम कितने हैं इसमें 2 और सोडियम का मास कितना है 23, तो 23 इंटू 2 अपॉन नीचे क्या है मास ऑफ कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड का मास कितना है। तो सोडियम कार्बोनेट का मास अलग से निकाल के देख लो, Na2CO3 का, सोडियम का हो जाएगा 46 प्लस कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का है 16 इंटू 3 यानी कि 48। इसको पूरे को जोड़ोगे तो बन जाएगा, ये हो जाएगा 60 यानी कि 106। करके देख लेना, मेरा तो 106 ही आ रहा है अपॉन 106। 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46, अच्छा हाँ वेट इंटू 100 भी तो करना है, ठीक है ना, इंटू 100। तो आगे क्या हो जाएगा 46 अपॉन 106 इंटू 100। अब जो भी है इसको कर करा के निकाल लेना अपना आंसर, ठीक है ना। सोडियम की परसेंटेज आ जाएगी 46 अपॉन 106 इंटू 100, जो भी परसेंटेज आएगा इसको कैलकुलेशन करके अपने हिसाब से निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है कार्बन की परसेंटेज। फिर क्या करना है, मास ऑफ कार्बन का निकाल रहे हैं तो इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना है 12 अपॉन पूरे कंपाउंड का मास कितना है निकाला है 106 इंटू 100, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन भी निकल जाएगी। तीसरा एलिमेंट क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकलेगी, ये रही ऑक्सीजन की परसेंटेज, मास ऑफ दैट एलिमेंट यानी ऑक्सीजन का मास, इस पूरे कंपाउंड में ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन के एक एलिमेंट का मास 16 यानी 16 इंटू 3 अपॉन पूरे कंपाउंड का मास 106 इंटू 100 और परसेंटेज निकाल लेना जो भी इसकी वैल्यू आएगी। कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज भी निकाली जा सकती है और अलग अलग भी सबकी निकाली जा सकती है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है। अब अगर उसने आपको फॉर्मूला दिया है, इट्स योर लक, अगर फॉर्मूला नहीं दिया है तो पता होना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला क्या है NH2CO इसको और शॉर्ट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर नाइट्रोजन कितने हैं 2 N2 और हाइड्रोजन कितने हैं 4, कार्बन है 1 और ऑक्सीजन भी 1। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका एक तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमको फंक्शनल ग्रुप साफ साफ नजर आ रहे हैं। NH2 यानी अमीन, ये भी अमीन, ये कीटोन, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछी है तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे, ऊपर क्या लिखते हैं मास ऑफ दैट एलिमेंट, इस पूरे कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितने 2 और नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 इंटू 2, ठीक, अपॉन पूरे कंपाउंड का मास, तो पूरे कंपाउंड का मास निकाल लो। जैसे नाइट्रोजन का हो जाएगा 28 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 4 क्योंकि 4 है, प्लस कार्बन का हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। पूरे को जोड़ दो, जो भी आएगा नीचे लिख देना, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। आगे बात समझ में, तो इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। लास्ट अब एक और क्वेश्चन जो है इसको देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। स्टेट में और सीबीएसई बोर्ड में तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में होते हैं और ऐसे क्वेश्चन वो जनरली आईसीएसई बोर्ड से ही बनाते हैं, ठीक है ना, जो थोड़े हैवी होते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पढ़ो, इफ द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ 2 कंपाउंड इज, 2 कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, इंपीरिकल फॉर्मूला यहां पे गिवन है CH, ठीक, और दिया है दोनों की वेपर डेंसिटी, और दोनों कंपाउंड की वेपर डेंसिटी भी दे रखी है कितनी
13, मान लो ये कंपाउंड, ये हमारा कंपाउंड 1 है और एक की दे रखी है 39, ये मान लो हमारा कंपाउंड 2 है। दो कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सॉरी इंपीरिकल फॉर्मूला सेम है, CH इंपीरिकल फॉर्मूला दिया है और वेपर डेंसिटी, हम इसको यहां से हटा के इधर लिख देते हैं, कंपाउंड 1 और ये हमारा कंपाउंड 2, इन दोनों की वेपर डेंसिटी दे रखी है। और पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन में जनरली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूछता है, यहां पे लिख दे रहे हैं हमको पूछा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। अब समझो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चन तो वैसे आते हैं जहां पे पूछा जाता है कि इंपीरिकल, आपको मान लो कुछ एलिमेंट की परसेंटेज दे रखी है कि जैसे कोई कंपाउंड है और उसमें कार्बन इतना %, ऑक्सीजन इतना %, हाइड्रोजन इतना %, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, इस तरह का। ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला के बीच क्या रिलेशन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। आगे बात समझे, पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि एक फॉर्मूला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, यानी कि इंपीरिकल फॉर्मूला में n है यहाँ पर n फैक्टर, ठीक है ना। n की वैल्यू निकाली जाती है अलग अलग फॉर्मूले से, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको पता चल जाएगा अगर हमको इंपीरिकल फॉर्मूला पता हो और n पता हो, क्योंकि n से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा आ जाएगा। अगर मान लो जैसे n की वैल्यू मान लो यहाँ पर आ जाए 3, ठीक है ना, और इंपीरिकल फॉर्मूला कितना दिया हुआ है CH, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा C3H3, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरह से होता है। तो पहला तो फॉर्मूला तुमको ये पता होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि n यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, n तो नहीं दिया हुआ, लेकिन दी क्या चीज हुई है, वेपर डेंसिटी। आगे बात सुनने। और दूसरा फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, अगर ऐसा तो नहीं है क्योंकि n की वैल्यू नहीं दी है, यानी कि एक बात समझ में आ रही है, हमको इंपीरिकल फॉर्मूला दिया है और हमको n नहीं पता। अगर हम n निकाल लें और हम इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट कर दें तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। और दो दिए हैं और एक की वेपर डेंसिटी दी है 13 और एक की दी है 39, तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका इसमें यह है कि एक फॉर्मूला ये है कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो जाके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। अब देखो, अब इसको आगे करना शुरू करते हैं। अगर हमको, अब सुनो, हाँ एक बात और समझ लो, इस क्वेश्चन में एक चीज और बता दूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है ना, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल मास, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमको यहां पर इंपीरिकल फॉर्मूला दिया है ना, हम यहां से इंपीरिकल मास भी निकाल सकते हैं। भाई मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, उस एलिमेंट के अंदर जितने, उस कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट है सबके मास को और जितने जितने हैं वो उनसे मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला इसका क्या है, कार्बन कितना है इसमें 1 यानी कि 12, हाइड्रोजन कितना है 1 यानी कि 1, तो कितना हो जाएगा, तो इस कंपाउंड का इंपीरिकल मास है 13। अब समझो यहां पर हमको निकालना है n, अगर हमको n मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। अब दूसरे वाले फॉर्मूले को देखो, वेपर डेंसिटी दे रखी है, इससे कुछ हेल्प मिलेगी। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, कि जो भी कंपाउंड है जिसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है उसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, अब मान लो कंपाउंड 1, सबसे पहले कंपाउंड 1 ले रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पे C का मतलब कंपाउंड है, कार्बन नहीं है, कंपाउंड 1 की बात कर रहा हूं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड 1, इसकी वेपर डेंसिटी कितनी दी है 13, यानी कितना हो जाएगा 26, ठीक है ना। तो पहले वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 26, और कंपाउंड 2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड 2 हो जाएगा 2 इंटू, क्योंकि फॉर्मूला 2 इंटू वेपर डेंसिटी यानी कि 39, तो ये कितना आएगा 78। आगे बात में, तो हमने, अब इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कहीं पे C1, यानी कि पहले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आया है 26 और दूसरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आया हमारा
78। ओके, आगे क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूले की जगह मास लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल मास। इंपीरिकल मास दिया है कितना 13, मॉलिक्यूलर मास हमने दोनों का निकाल लिया है, क्या यहां से हमारा n मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, करते हैं, चलो मिटाता हूं मैं इसको। मैंने कहा कि इसी फॉर्मूले को, इसी चीज को, भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला है, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल मास भी हो सकता है। तो कंपाउंड 1 का अगर हम देखा जाए, कंपाउंड 1 के लिए हम दोनों के लिए n की वैल्यू निकालेंगे और तब हमारा काम हो जाएगा। तो कंपाउंड 1 का मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 26, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 26, और n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है, इंपीरिकल मास दोनों का सेम है इन दोनों का, तो कितना हो जाएगा 13। तो यानी यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26/13, यानी आ जाएगी 2, ठीक है ना, तो n इक्वल टू 2, ठीक। और अगर n 2 आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी आई 2, यानी कि 2 इंटू, और मॉलिक्यूलर इंपीरिकल फॉर्मूला कितना है CH, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो C2H2। तो जो कंपाउंड 1 है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C2H2। कैसे पता लगा, जब हमने n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या दिया हुआ था, वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। इसी तरह से तो ये तो हो गया कंपाउंड 1। आगे देखो कंपाउंड 2 को क्या करना है। ओके, फिर आता है कंपाउंड 2, फिर से वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है इसका 78, ठीक है, इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल मास कितना दिया है 13, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से n की वैल्यू आएगी 78/13, सिक्स टाइम, n की वैल्यू कितनी आ गई, n इक्वल टू 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, n की वैल्यू कितनी है 6 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला क्या दिया हुआ है CH, कितना आ जाएगा C6H6, यानी कि ये कंपाउंड शायद बेंजीन है। तो कंपाउंड तो नहीं पूछा है, बस यही पूछा है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े होते हैं, अब इसका पूरे कॉन्सेप्ट लोगों ने नहीं पढ़े हैं। मुझे मालूम है कि 10th के ये जो भी ये क्वेश्चन देख रहा है उनमें से 90% बच्चों ने शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कि 10th तक ये नहीं होता, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो 10th के बाहर के भी होते हैं। तो ऐसे केस में अगर वेपर डेंसिटी दे रखी हो तो वो जो 2 फॉर्मूले बताए थे ना, देखो इस फॉर्मूले को याद रखना, और इसी फॉर्मूले के जस्ट नीचे आप एक चीज और लिख लो अगर ना कुछ पल्ले पड़ रहा हो तो, कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल मास, और यहां से n अगर n पूछूं तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल मास, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखो क्या था, इस क्वेश्चन में हमको इंपीरिकल मास दिया हुआ था ना, इंपीरिकल फॉर्मूला दिया तो इंपीरिकल मास तो निकाल सकते हो, भाई इंपीरिकल फॉर्मूला दिया है मास निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हमको नहीं पता था, लेकिन मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए उसने हमको वेपर डेंसिटी दी थी, और फॉर्मूला क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है ना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितनी दी थी, जितनी भी दी थी, तो उस तरह से मल्टीप्लाई वगैरह करके। तो ये क्वेश्चन एक स्टेप में नहीं हो सकता था, इसको एक से ज्यादा स्टेप में, 2-3 स्टेप में करने वाला था, ठीक है ना। तो ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जो एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं, स्टोइकियोमेट्री बेस्ड है। कुछ मास देके वॉल्यूम पूछ सकते हैं, परसेंटेज पूछ सकते हैं किसी कंपाउंड में, और बाकी तीसरा ये है कि इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेपर डेंसिटी दे सकता है, या फिर हो सकता है n की वैल्यू दे सकता है, कुछ भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लगभग हमने 7-8 जो टाइप हैं मूल कॉन्सेप्ट में वो हमने कवर कर लिए हैं, और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनमें से ही पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं, यहीं पे फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।